सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नवाज शरीफ साहब के मुकदमे का जिक्र एक बार फिर निहायत अहमियत इख्तियार कर गया क्योंकि उनको सजा देने वाले जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया। इस बरतरफी पर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ की बेगुनाही अब साबित हो चुकी है। सच्चाई और इंसाफ का तकाजा ये कि नवाज शरीफ की सजा को ख़त्म किया जाए। और मुल्क में हम देखते हैं नाजरीन के सियासी बहरान समेत कई बहरान एक साथ सर उठा रहे हैं। कोरोना के केसेस में भी हम देख रहे हैं कि आए दिन इजाफा हो रहा है, मुआशी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह और कई मसाइल जो हैं वो अगर मैं कहूँ कि हल तलब हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हुकूमत का ये दावा है कि मुल्क बिल्कुल सही समत में जा रहा है, जबकि अपोजिशन कहती है कि मुल्क तबाही के दहाने पर है। हुकूमत कहती है कि एहतसाब वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन हैरानी की बात यह कि अपोजिशन रहनुमाओं पर जितने मुकदमात दायर होते हैं उनके खातिर ख्वाह नताइज भी हासिल नहीं होते हैं। यानी नैब ने जिन पर भी रेफरेंस दायर किया उनका नतीजा आपके सामने के ला हासिल रहा, कोई नतीजा आया ही नहीं। और यही वो नुक्ता है, गहरी बात, जिसको बुनियाद बनाकर अपोजिशन कहती है कि नैब सियासी इंतकाम लेने का इदारा बन चुका है। अभी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जिस पर नून लीग ने नवाज शरीफ की सजा के खात्मे का मुतालबा कर दिया। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मैंने जिन मेहमानों को दावत दी है तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब वार्म वेलकम। और पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करेंगे तैमूर तालपुर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज मेरे ख्याल से राना साहब से करना चाहिए। राना साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। अरशद मलिक बरतरफ हो गए, क्या नवाज शरीफ साहब की सजा भी आपको लगता है कि कानूनी तौर पर अब खत्म हो जानी चाहिए? देखें, उनकी जो बरतरफी है वो इस बुनियाद पे हुई कि उन्होंने ये फैसला जो है वो अंडर प्रेशर किया, दबाव में किया। और जो अरशद मलिक साहब हैं, जो जज, इन्होंने जब मियां नवाज शरीफ साहब की सजा का फैसला सुनाया तो उसके बाद इन्होंने खुद राब्ता किया नासिर भट्ट साहब से, जो इनके जानने वाले थे, कि मैंने मियां साहब को गलत सजा सुनाई है और मेरे ज़मीन पे बड़ा बोझ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि अदरवाइज ये बात करीने क्यास ही नहीं कि किसी जज को कोई आदमी जो है वो ज़बरदस्ती जो है उस मुल्ज़म के घर ले जाए जिसे उसने अपनी अदालत से सजा सुनाई हो। वो अपनी आज़ाद मर्जी से आए और आके उन्होंने मियां साहब से ये फरमाया कि मैंने ये दबाव में फैसला किया, मुझे ये कहा जा रहा था कि दोनों रेफरेंसेस में 14-14 साल सजा दूं, तो मैंने तो फिर इतनी ही हिम्मत की कि मैंने एक में आपको बरी कर दिया और एक में मैंने 7 साल सजा दी। दोनों केसेस जो है उनमें ना कोई सबूत है ना कोई शहादत है, और मुझे इस बात के ऊपर भी बड़ा अफसोस है। और मैंने ये सोचा कि मैं आपसे मिल के जो है इस बात के ऊपर आपसे माजरत करूं और आपको बताऊं कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर था, और मैं जहां तक हो सकता था मैंने आपके साथ जो है वो इंसाफ करने की कोशिश की, और मैंने एक में आपको बरी कर दिया, दूसरे में जो है वो मैंने आपको इस प्रेशर के तहत सजा दी। और वो बाकायदा उन शख्सियात का जो कि बड़ी आला शख्सियात रही हैं हमारे मुल्क में, या शायद उनमें से कोई हो भी, तो उनका वो नाम ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मियां साहब से कहा कि जी मुझे मेरे साथ आप इसको नासिर को कहें कि किसी दिन किसी स्टैनो को लेके आए, मैं इन्हें कुछ पॉइंट्स नोट कराऊंगा, वो अपने अपने वकील को देने हैं, वो उसके काम आएंगे अपील में जब उसने आर्गूमेंट करने। उसके बाद फिर जब वो गए उन पॉइंट्स को नोट करने के लिए, तो उस हिस्से की भी वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की, और वो जो रिकॉर्डिंग है उसको जो है वो ऑन एयर किया गया। जो पहला हिस्सा है जिसका मैंने जिक्र किया, वो गालबन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील दायर है उसका हिस्सा जो है उसे बना दिया गया है या बना दिया जाएगा। अब इसमें ये है
कि ये बात तो साबित है कि उन्होंने ये फैसला जो है ये अंडर प्रेशर किया, और उस बुनियाद के ऊपर जब उनको नाअहल करार दे दिया गया है या बरतरफ कर दिया गया है, डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है, तो फिर वो फैसला जिसकी बुनियाद पे उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया है, वो तो उसका मंतकी नतीजा है कि वो फैसला जो है वो कलअदम करार पाएगा। आया वो अपील में जो है वो कलअदम करार पाता है या उस को जो है वो रिमांड किया जाता है, ये बहरहाल फैसला अपीलेट कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो करेगी। ठीक है जी। तो वहाँ पे मियाँ साहब की अपील जो है वो पेंडिंग है, तो जब भी उसके ऊपर समाअत होगी तो उसके ऊपर अदालत आलिया जो है वो मुनासिब फैसला जो है वो करेगी। ठीक है, ठीक है, राणा साहब का पॉइंट आ गया। आप तमाम मेहमानों ने भी सुना। चौधरी साहब, कानूनी पहलू क्या है वो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले नकवी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो राणा साहब की गुफ्तगू पे मेरे ख्याल से मैं सवाल नहीं पूछना चाहूंगी, आपका क्या मौक़िफ़ है, आपकी पार्टी क्या कहती है अब? जी देखिए, हमारे मौक़िफ़ के लिहाज से तो जिस दिन वो सारी तकारीर के बाद कतई ख़त पेश किया गया अदालत में, तो नवाज शरीफ साहब ने एतराफ़ कर दिया कि मैंने जो कुछ कहा है वो सच नहीं कहा। अब ये केस हो या इसके बाद 15 केस हो, वो ये कानूनी तौर पे शायद सही हो कि ये मिस ट्रायल डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन मिस ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि ही इज़ नॉट गिल्टी। मिस ट्रायल का मतलब है ट्रायल दोबारा होगी और दोबारा फैसला होगा। और हमारे लिहाज से तो अगर नवाज शरीफ साहब इतने क्लियर होते तो ये तारीख में पहली दफ़ा उन्हीं ने कतई ख़त नहीं पेश किया। लंदन की अदालत ने भी पेश किया था, यहाँ भी किया था, हेलीकॉप्टर केस में भी किया था। इसका जवाब अगर कोई क्लियर कट होता है तो वो सारी पेपर ट्रेल देता है। वो पेपर ट्रेल देने में नवाज शरीफ साहब नाकाम रहे। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने पहले भी झूठ बोले हैं, तो उसमें कोई मसला है। हमें जब वो सऊदी अरेबिया गए, उन्हें कहा मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया, नथिंग इन राइटिंग, वो राइटिंग में आ गया, फिर उनको मुंह की खानी पड़ी। ये हर जगह। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वैसे बीमार हैं और वो कैंसर के पेशेंट हैं, इसलिए वो अदालत नहीं जा सकते, लेकिन अगर आज उन्हें वजीर आज़म बनने का मौका मिल जाएगा तो वो फौरन वजीर आज़म बन जाएंगे। कैंसर का पेशेंट कोई मसला नहीं रहे। जब तक वो वजीर आला थे तो कैंसर के पेशेंट तो उस वक्त वो उसका स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जो ये क़यादत की गुफ्तगू है वो मेरी समझ से बाहर है कि ये क़यादत क्या कर रही है अवाम से। अवाम अपना इन्फ्लुएंस खुद ले ले, ये ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि सही जज उस वक्त आएगा कि जस्टिस ह्यूम पे प्रेशर डालने पे शहबाज शरीफ को सजा दी जाए और अरशद मलिक साहब को। ठीक है नकवी साहब, ठीक है, आप पानी पीजिए, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ठीक है, आरिफ चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ठीक है नकवी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जी आरिफ चौधरी साहब, अगर मैं कानूनी पहलू की बात करूं तो जज अरशद मलिक की जो बरतरफी है, नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म हो सकती है जिस तरह के नून लीग वाले ये कह रहे हैं, इस पर कानून क्या कहता है? किसी भी जज की बरतरफी से उसके किए हुए फैसले कलअदम करार नहीं पाते। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि ऐसा भी हुआ है कि ये जो जजेस केस था जिसमें ये तय कर दिया गया कि ये जो PCO जजेस थे इन्हें यूँ समझा जाए कि ये कभी जज बने ही नहीं थे, तो उनके फ़ैसले भी कलअदम नहीं करार दिए गए, उनके फ़ैसलों को भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जहाँ तक अरशद मलिक साहब का मामला है, अरशद मलिक साहब के ऊपर प्रेशर था, उन्होंने जो फ़ैसले किए उनके 3 मौक़िफ़ हैं, 3 चीज़ें हैं जो एविडेंस का हिस्सा है और जिस पे फ़ैसला करना है तो हाई कोर्ट ने करना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और चूँकि अपील जो होती है वो कंटिन्यूएशन होती है ट्रायल की, इसलिए ये सारी चीज़ें वहाँ आएंगी और उसमें सबसे पहली बात ये आएगी कि ये जो मुल्ज़म के साथ उनकी हॉब नाब है, जो उनके ताल्लुकात है या उनकी व्हीलिंग डीलिंग है, ये जो किन हालात में हुई, और फिर ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या उस ब्लैकमेलिंग यानी वो उसकी वजह से थी जो उनके ख़िलाफ़ ये जो बड़ी फोश किस्म की वीडियो उनकी मंजर आम पर आई और वो इस वजह से परेशान थे, या उन्हें किसी और दबाव का सामना था? चूँकि वो दबाव जो है दूसरा वो तो अभी नज़र नहीं आया, उसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस सामने नहीं आई, उसने कहा है, लेकिन ये दबाव जो है ये बहुत बड़ा अखलाकी दबाव है जो नासिर साहब के पास उनकी वो वीडियो मौजूद थी जिसमें वो सारी फोश हरकत जो है वो रिकॉर्डेड है।
और ये सारी जो गेम की गई है ये पहली दफ़ा नहीं हुई। इससे पहले भी आप ये देखें कि ये जो सज्जाद अली शाह वाले मामले में भी ब्रीफ केस चल रहे थे, मामला हो रहे थे, और फिर उसके बाद जज साहब जो फैसला करने वाले थे, दो जज साहबान, दोनों जज साहबान के बारे में टेप आई कि वो उन्हें ख़ास तौर पर मलिक यूम साहब को ये कहा जा रहा था कि आप इस तरह का फैसला करें, और जो लोग उस फैसले के साथ इसकी मुमासलत करने की कोशिश करते हैं उन्हें भी मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसकी कतन उसके साथ मुमासलत इसलिए नहीं है कि अगरचे पार्टी वही थी, नवाज शरीफ साहब की पार्टी थी जो उस वक्त भी जज के साथ ये सारे मामला कर रही थी, लेकिन वहाँ ये हुआ था कि जब वो टेप को बनाया गया हिस्सा रिकॉर्ड का तो उसे किसी ने एतराज़ नहीं किया। यहाँ ये हुआ है कि ये जो टेप रिकॉर्ड है या ये जो वीडियो है उसको जज ने चैलेंज किया है। अब फैसला करना है अदालत को, और अदालत फैसला उस सूरत में करेगी जब इसकी कोई ओनरशिप लेगा और उसके लिए फोरेंसिक टेस्ट होगा और वो सारी अथेंटिकेशन के तमाम मराहल में से गुजर कर वो एविडेंस की हैसियत इख्तियार करेगी रिकॉर्ड का हिस्सा बन के, तो फिर उसकी बुनियाद पर फैसला होगा। और फैसला अदालतें जो करती है, चूँकि वो अपील में फैसला करती है एविडेंस को देखकर, और एविडेंस जो है उसका ताल्लुक शख्स के साथ नहीं होता कि किस शख्स ने एविडेंस रिकॉर्ड की, इसमें अदालत के पास चॉइस मौजूद है। अगर अदालत उस फैसले को देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये कानून के मुताबिक नहीं हुआ, हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं हुआ, तो अदालत उसमें रीट्रायल भी कर सकती है। अदालत उसे नीचे भी डिनोवो जिसे ट्रायल कहते हैं वहाँ भी भेज सकती है। लेकिन ये समझ लेना कि जी महज उसके साथ चूँकि वो जज बरतरफ हो गया है तो वो फैसला भी ख़त्म हो गया। आप एक बात हमारे दोस्त भूल जाते हैं जो इस बारे में खुशफहमी का शिकार है, क्योंकि मेरा तो ताल्लुक कानून से है, मुझे किसी पार्टी के मौक़िफ़ से की तरफ नहीं जाना। एक बात और सही राय आप ही दे सकते हैं जो कानून को समझते हैं। बिल्कुल, अगर देखिए जी, अगर ये जेन में ये रख रहे हैं कि बड़ी मासूमियत के साथ, सादगी के साथ कि देखें जी चूँकि जज तो चला गया, जज बरतरफ हो गया, जो कि इंतज़ामी फैसला है, ये इंज़बाती कमेटी का फैसला है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो हाई कोर्ट की है उन्होंने फैसला किया, और उसमें जो भी इल्ज़ाम थे वो बजाय खुद जज जो था, जिस वक्त ये पता चल गया कि जज करप्ट है और जज की वीडियो सामने आ गई, उसके बाद जज की कोई यानी उसमें रहने की, नौकरी में रहने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। लेकिन इस सारे मामले में ये हम क्यों भूल जाते हैं कि उसी जज के दो फैसले हैं। एक फैसले में फ्लैगशिप केस में उसने बरी किया है, और दूसरा ये जो केस है इसमें उन्होंने अजीजिया वाले में 7 साल सजा दी है। तो इन दोनों को जब देखा जाएगा, ये नहीं होगा कि एक केस में तो उसे मान लिया जाए कि वो बदकिरदार था और अंडर प्रेशर था, और दूसरे केस में वो बिल्कुल नेक नफ्स था, बिल्कुल बगैर किसी खौफ के, दूसरे में ये ऐसा लगे कि नहीं था। हाँ। तो ये ऐसी मासूमियत कभी होती नहीं है, मामला कोई और है। और वो ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आपने रेज किया। मामला ठीक है जी, ठीक है चौधरी साहब, मैं आपकी इजाज़त से ज़रा तालपुर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ भी आती हूँ, नकवी साहब, राना साहब, सबकी तरफ आती हूँ। जी तैमूर तालपुर साहब, आपकी पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? आपको क्या लगता है कि जी जो जज अरशद मलिक की बरतरफी है उसको नून लीग अपनी विक्ट्री समझ रही है, और जो उनका मौक़िफ़ है जो कहते हैं वो आपको कैसा लगता है? साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे तो तालपुर साहब तब तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी भी उनको नाअहल करने का क्रेडिट ले रही थी बाकायदा। अब आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा नून लीग को, जिस मौक़िफ़ पे वो खड़े हुए थे जब ये वीडियो वायरल हुई थी, जब हम सब ने देखी थी, तो बात तो सारी तब ही खुल गई थी कि इस केस में इनके साथ बहुत नाजायज़ी की गई है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है तो हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि पीटीआई ने सिवाय लोगों को गिरफ्तार करने के और नैब के झूठे केसेस करने के और कोई काम तो किया नहीं है। फिर वो चाहे क़यादत हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जरदारी साहब हो, फरियाल टालपुर साहिबा हो, यहाँ तक कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जिन्होंने सियासत में अभी कदम रखा है, पब्लिक ऑफिस उन्होंने रखा नहीं है, उन पर भी केसेस, उसी तरह दूसरी पार्टी इनको सामने नजर आई हुई है नून लीग, उनकी सारी क़यादत, उनके सारे मेंबर्स पे केसेस, और तो और राना साहब पे जो केस लगाया था बहुत ही बेहुदा किस्म का एक केस जिसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं थी, उस केस में कितना अरसा इनको अंदर रखा।
तो बेसिकली नैब का जो कानून है वो तो लागू तालपुर साहब, इनके सॉरी होना मैं आपकी चाहिए। बात काट रही हूँ, मैं आपको दोबारा मौका देता हूँ। मुझे सिर्फ ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब उनको नाअहल किया गया था नवाज शरीफ साहब को, तो तब सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी भी बहुत खुश थी। खुर्शीद शाह साहब, जहाँ तक मुझे याद आता है, वो इस्तीफे का मुतालबा भी करते रहे पनामा इशू पर। फिर आज आप कहते हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई, आज आप उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही। जब ये केस हुआ था, जब ये केस चल रहा था, अगर इसको हम पीपल्स पार्टी का यू टर्न कहेंगे, जैसे तहरीक इंसाफ यू टर्न के हवाले से खासी शोहरत रखती है, तो हम कह सकते हैं पीपल्स पार्टी का यू टर्न ले रही राय में। नहीं, हमने फेरा नहीं। जब इस जज ने ये फैसला दिया था, अगर हमें उस वक्त पता होता कि इस जज ने प्रेशर के अंदर आके या रिश्वत लेके या ऐसे किसी तरीके से गलत नाअहल किया है, तो हम बिल्कुल भी उस चीज का साथ ना देते। आज जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता चल गया है, जब पीपल्स पार्टी ने ये वीडियोस देखी, अपने कानों से सुना, तो हमें सही राय तब मिली कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है। चीनी चोर ये, पेट्रोल चोर ये, बिजली चोर ये केसेस जो है सारे सिर्फ हमारे ऊपर पीपल्स पार्टी पे या नवाज शरीफ पे। तो ये तो कोई इंसाफ ही नहीं है। इनके ऊपर केसेस हैं, वो कैरी नहीं करते। जो इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स मंगवाई हुई है, उन पर ये अमल नहीं करते। इनके पास तो कोई हक ही नहीं रहता कि ये अभी गवर्नेंस में रहे। जो लोग अपनी इंटरनेशनल एयरलाइन को तबाह बर्बाद कर दें, अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें, वो क्या आके यहाँ पे इंसाफ करेंगे और ये समझते हैं कि इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा नैब का, तो पीपल्स पार्टी प्रेशर में आ जाएगी। अच्छा तालपुर साहब, इस तरह वक्त भी तेजी से चलता रहता है, प्रोग्राम आगे से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये जानना चाहूंगी कि आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने सिंध के साथ कितना इंसाफ किया? दर्जन साल होने को हैं, कंटिन्यूसली आपकी हुकूमत है वहाँ पे। ये बताइएगा कि 12 सालों में को 12 बड़े कारनामे अगर आज आप मेरे प्रोग्राम के जरिए नाजरीन तक पहुँचाना चाहें, गिनवाना चाहें, जो पीपल्स पार्टी क्रेडिट ले सके कि हमने 12 सालों में ये 12 बड़े काम किए हैं सिंध के लिए। अभी भी अगर आप कोई सूबा देखते हैं ना, जहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है, जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो सिंध का ही सूबा है। अगर कहीं पे आज गवर्नेंस है पाकिस्तान में, तो सर आप मुझे गिनवा देना, चले 12 नहीं 6-7 गिनवा दें आप हमारे। आप मुझे गिनवा दें। नंबर 1 फॉर एग्जांपल, नंबर 1 सबसे बड़ी कामयाबी आपको क्या लगेगी? हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे हॉस्पिटल्स, चाहे वो मिट्टी के अस्पताल हो, चाहे वो NICVD हो, चाहे वो नेशनल। तालपुर साहब माजरत के साथ कहूँगी, आप गुस्सा ना कर जाएं, मुझे भी सच बोलने की बहुत आदत है। आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें जहाँ पे कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं होती, वो माँ की गोद में बच्चे ने जिस तरह सिसकियाँ ले लेके दम तोड़ा था, आपको वो वीडियो भूल गई? वो मनाजिर अगर मेरे आंख के सामने आते हैं तो मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है बतौर पाकिस्तान। हमें भी बहुत दुख होता है और बहुत तकलीफ होती है, पर शायद आपको ये नहीं पता कि वो जो इदारा जो डॉग बाइट की वैक्सीन बनाता है, वो इदारा फेडरल गवर्नमेंट का है, और ये मेडिसिन सिंध गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना फेडरल गवर्नमेंट का जिम्मा है, सिंध हुकूमत का नहीं है। तो यहाँ पर भी आपने बहुत चले सर ठीक है, हेल्थ से आगे चलते हैं। चले पॉइंट आउट किया फेडरल गवर्नमेंट। चले मैं भारी दिल के साथ आपकी बात मान लेती हूँ। चले आगे ताकि आगे बढ़ सके हम। अब सेकंड बताएं, थर्ड बताएं, मैंने 12 पूछे। हेल्थ से बाहर जाती हैं, एजुकेशन में वी आर एक्सेलिंग, बेहतरी आ रही है हमारे पास। हम जो अपना यहाँ पर आपके जो रोड रस्ते थे हमारे, आपको मैं रोड गिनवा दूं, उमरकोट कुंडरी का, आपके हर। चले सर तीसरा बता दें, एजुकेशन। ये नाजरीन पे मैं फेंकती हूँ कि नाजरीन पे छोड़ दिया मैंने, नाजरीन आगे से आपके कमेंट्स आपके जवाबों को कैसा लेते हैं। तीसरा जी, आपकी IT आज एक्सेल कर रही है सिंध सूबे के अंदर, वाहिद सूबा पूरे पाकिस्तान में जिसने अपना जो लाइव सेशन किया, वोटिंग की, और ये चले सर हेल्थ, एजुकेशन, IT। आज आप मेरे प्रोग्राम में बहुत हैरान को इंकशाफात करें कि सिंध ने इतनी तरक्की करी। चले चौथा बता दें। आपको पता होगा ना कि हिस्टोरिक एक मोमेंट था जब मुझे आपसे पता चल रहा है बहुत कुछ सर। अपना पूरा लाइव सेशन जो है असेंबली का किया ऑनलाइन मेंबर्स के साथ, जो कोविड-19 के पेशेंट्स थे, जो एल्डरली थे, दे ऑल पार्टिसिपेटेड, दे वोटेड। ये सिंध हुकूमत का एक और कारनामा था। आगे आप आ जाए इरिगेशन में, हमारे पास टेल एंड इलाका है पूरे मुल्क का। हमारे पास टेल में आखिर में पानी आता है जब सब पंजाब और सब सूबे पी लेते हैं। हमने मोर देन 50% इन 12 साल में। तालपुर साहब अपने इंतहाई अहम मालूमात आज मेरे प्रोग्राम के जरिए नाजरीन के साथ शेयर किए, ना सिर्फ सिंधियों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी है। नकवी साहब मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई सिंध ने इतनी तरक्की करी जितनी तालपुर साहब ने मेरे प्रोग्राम में बता दी? देखिए जी, 17 लाख की डिस्ट्रिक्ट है थार पारकर, स्टंटिंग जो 40% थी वो 73% पे पहुंच गई। ये तो हेल्थ का कारनामा है।
बाकी अस्पतालों के जो हाल है, एक NICDV की परफॉर्मेंस के अलावा ये किसी और में कुछ दिखा नहीं सकते। तालीम का मेयार ये है कि चारों सूबों के कंपैरिजन की एसर की रिपोर्ट पड़ी है, जो कि एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी आप इंटरनेट पे निकाल लें, सिंध का सबसे खराब परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है पिछले साल के अंदर, कि बाकी सूबों में 1 से 1.5% लिटरेसी रेट बढ़ा है और यहाँ 1% कम हुआ है इस 1 साल के अंदर। ये तो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस। इनका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 10 साल में 263 बिलियन से बढ़ के 963 हुआ है। 1.2 ट्रिलियन तक पहुंच गया है टोटल बजट। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नौकरियां देते जा रहे हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं, सर्विस डिलीवरी। सबसे ज्यादा बिल्डिंगें अगर किसी शहर में गिरी हैं पिछले 1 साल में, उसका नाम ले दें, तैमूर ताजूल साहब के हमने बिल्डिंग कंट्रोल जबरदस्त कर दी। पाकिस्तान का सबसे गंदा 10 बड़े शहरों में किसका नाम करे? पेरिस आएगा, कराची का। वो शहर जी ठीक है। नकवी साहब की आवाज़ मुझे कम आ रही है। सर मैं आरिफ चौधरी साहब काफ़ी देर से खामोशों की तरफ जाना चाहूँ। आपसे मैं कानूनी ही सवाल ही पूछूंगी कि कानून से रिलेटेड। अब नैब के हवाले से बहुत से लोग सवाल उठाते हैं चौधरी साहब कि नैब मुकदमा बनाता है लेकिन उसका अंजाम नहीं होता, या हम देखते हैं कि नतीजा कोई आता ही नहीं, लाहासिल ही रहता है। इसकी आपको क्या बड़ी वजह नज़र आती है? और अपोजिशन का जो एक मौक़िफ़ है, मैं ये नहीं कहती कि वो सही कहते हैं, एक वो मौक़िफ़ रखते हैं नैब को लेके कि जी हुकूमत और नैब का गठजोड़ है। जब हम नतीजा ही नहीं देखेंगे तो फिर उनका ये मौक़िफ़ किसी हद तक सही साबित होता हुआ दिखाई देता है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस तरह लगता है, महसूस होता है। बात चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट तस्लीम करना पड़ती हैं कि ऐसा अगर है तो उसका नतीजा लाजमी ये होगा। चूँकि ये जो नैब है इसके बारे में आपके यहाँ इस टेलीविज़न प्रोग्राम के ज़रिए और इसके अलावा बहुत सारे चैनल्स के ज़रिए एक बात हमने बार बार की चेयरमैन साहब से, शुरू से लेकर के चेयरमैन साहब जी बड़ी तवक्कुआत हैं, आप बड़ा काम कर रहे हैं, आपका बड़ा नाम भी है, बतौर जज के बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने घर को दुरुस्त कीजिए। आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वाबस्तगियाँ कुछ और हैं, और हमने उन्हें पॉइंट आउट कराया कि हजूर आपके ये जो ट्रायल हो रहे हैं वहाँ नज़र ये आ रहा है कि बहुत सारे आपके प्रोसिक्यूटर जो हैं और आपके इन्वेस्टिगेटर जो हैं ये उनका साथ, मुलज़िमों का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज तक कभी हमें नज़र नहीं आया कि किसी ने गौर किया हो कि उस इदारे के अंदर भी तत्हीर हो। और इसके अलावा चेयरमैन साहब जो थे उन्होंने भी जब ये सियासत का रूप धारा, सियासी शख्सियत बनने की कोशिश की, और हमने उनकी आवाज़ें सुनी इस तरह की ये कि जी हम फेस देखते हैं, फेस नहीं देखते, केस देखते हैं, और फिर ये कहा कि जी हवाओं के रुख बदलने वाले हैं। ये वो सारी चीज़ें थी जिसकी हम एक रिटायर्ड जज से तवक्को कभी नहीं करते थे, और एक ऐसा शख्स जिसकी हैसियत गैर मुतराज़ा होनी चाहिए और वो उसके पास सबसे बड़ा इख्तियार मौजूद है। इतना इख्तियार किसी और के पास नहीं है, एक फर्द वाहिद के पास। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ आरिफ साहब। एक और अहम पॉइंट जो मैंने अक्सर नोट किया कि इसमें बहुत से सियासतदानों का एक बड़ा बुरा रोल है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी जो कि हुकूमती जमात में है। नकवी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो अग्री करेंगे, तालपुर साहब भी, कि कुछ सियासतदान ऐसे हैं, आप समझ जाएंगे कि जिनको टीवी पे के बोलने का बहुत शौक है, ना वो बोलने से पहले सोचते और ना ही बोलने के बाद मेरा यकीन है कि नहीं सोचते, कि वो कह देते थे कि अब ये होने वाला है, वो गिरफ्तार हो जाएगा, वो पहले ही कोई ना कोई खबर ब्रेक कर देते। तो फिर बहुत से लोगों को ये तासुर जाता था कि नैब के मुकदमात अगर हैं तो इनको कौन खबर दे देता है स्टार्ट में। उन्होंने क्या नैब को वीक किया? नैब की खुद आपने बड़ी सही बात की है कि ये जो आपके ये जो वज़रा है मौजूदा हुकूमत के, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस नैब को, बल्कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी ये तासुर देने में बिल्कुल पूरा जोर लगाया है कि जनाब हम पीछे हैं। जब वो ये कहते हैं ना अगर मैं 8-9 लोगों को NRO दे दूं, तो वो ये भूल जाते हैं कि भाई आपका मंत्रा तो ये है, आपका नैरेटिव तो ये है कि ये नैब जो है ये इंडिपेंडेंट इदारा है, तो फिर कहाँ से आपके पास NRO आ गया और कहाँ आप किसी को छोड़ सकते हैं और कहाँ किसी को आप पकड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारे का सारा काम जो है, एक तो नैब की नहली बड़ी नजर आ रही है, कहीं किसी जगह प्रोसिक्यूशन हमें इस तरह इस लेवल की नजर नहीं आ रही। और आप देखें ये बात अब हर शख्स सुन रहा है और ये बात चल रही है कि साल साल गुजर जाते हैं, किसी को आपने 12 महीने जेल में रखा, किसी को 8 महीने रखा। मैं ये राना साहब के मामले में यकीन माने, नैब तो नहीं थी उस वक्त, लेकिन जो भी इदारा था, आपके इस चैनल पे भी मैंने और दूसरी जगह पे भी मैंने कहा यार
खुदा का खौफ करो। राना के बारे में इस तरह के केसेस आप बनाते हो और उस सारे आके टेलीविज़न पे बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करते हो, ये क्या सियासत है? तो मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में हम सबको ये एक रवैया अपनाना चाहिए कि जो हो रहा है, देखिए जहाँ इनके केसेस हैं, हम कहते हैं कि करप्शन के मामले में किसी ने कसर नहीं छोड़ी और वो केसेस जो हैं उन्हें ना सिर्फ आगे क्या होने जा रहा है, मिड टर्म इंतखाबात का मुतालिबा जो लोग कर रहे हैं उनको कितने कि अगर मिड टर्म इंतखाबात हो जाते हैं तो वो जीत जाएंगे। इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। मेहमानों का दोबारा तारुफ करवा देते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद है, तैमूर तालपुर साहब, आरिफ चौधरी साहब, और इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है सदीक जान जो कि खुसूसी नुमाइंदे। सदीक, वार्म वेलकम। सदीक, आपने ज्वाइन किया, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। नून लीग जज अरशद मलिक की बरतरफी पे बहुत खुश है, वही हमेशा की तरह अपनी राय बरकरार रखते हुए मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, एक विक्ट्री का समा है। इसको ज़रा आप डिफ़ाइन करें, पनामा वाली मिठाइयाँ तो नहीं है? देखें, अरशद मलिक साहब को लगाया भी इन्होंने, फिर उनके पास केस खुद ट्रांसफर भी खुद कराया, और उसके बाद अब ये जो फतह का जश्न मनाया जा रहा है वो उसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि अरशद मलिक ने तो 2 केसेस के ऊपर फैसला दिया, अल अजीजिया और फ्लैगशिप के ऊपर, लेकिन एवनफील्ड का फैसला जो है वो जज मोहम्मद बशीर साहब ने दिया था। तो उसके ऊपर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जाहिर है वो जजमेंट सस्पेंड है और उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जो अपील है इनकी उसकी समाअत करनी है। लेकिन ये मामला है, ये भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको सेटल कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डायरेक्शन अपना एक ऐसे तरीके बता चुकी है कि क्या वो क्राइटेरिया होगा जिसकी बुनियाद पर इनको फायदा हो सकता है। मामला ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये उठा चुके हैं। तो आज ये जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद आज को इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि उस डेवलपमेंट के बाद शायद कोई बहुत बड़ा कोई जो है आज इनके लिए कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरिफ चौधरी साहब बेहतर समझा पाएंगे इस हवाले से, जाहिर है सीनियर कानूनदान है। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कह चुकी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये भी 2-3 जो ऑप्शन है उसमें ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह सकती है कि आपके पास जो सबूत हैं, जो आप समझते हैं कि सबूत आप वहां पर देना चाहते थे या आपने दिए हैं, उनको एंटरटेन नहीं किया गया, वो सबूत, वो मनी ट्रेल, वो जराए वो हमारे सामने रख दें। दूसरा ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहे कि फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए वापस इस्लाम अदालत को भेज दे। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त जो थे आसिफ सईद खान खोसा साहब उन्होंने दी थी, उनके साथ उमर अता बंदियाल साहब और अजमत सईद शेख साहब थे, उन्होंने कहा था कि जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है नीचे इस्लाम अदालत में, उस एविडेंस के ऊपर किसी ने कोई एतराज नहीं किया। तो उन्होंने कहा था कि अब असल जो चीज है एविडेंस के बाद वो फाइनल आर्गूमेंट्स हैं, फाइनल आर्गूमेंट्स दोबारा हो सकते हैं। और एक और आखिरी मैं आपको चीज ये बता दूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 10 मरतबा भी ये केस वापस भेज दें, लेकिन जब मनी ट्रेल नहीं है, जब जराए नहीं है, तो फैसला इससे सख्त तो आ सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे मुख्तलिफ आ सकता है। बेहतरीन पॉइंट जी। आरिफ साहब, इस पे आपका मौक़िफ़ लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे नकवी साहब आपकी तरफ आना है। नकवी साहब, इमरान खान साहब -1 की बातें करने पर आ गए हैं और वज़ीर आज़म के मुखालिफिन चलें जो भी बात करें, लेकिन अगर वज़ीर आज़म इस तरह की बातें खुद शुरू कर दें तो फिर आपको पता है कि बात से फिर बतंगड़ बन जाते हैं। फिर हमारे यहाँ तो हर बंदा ही तबसरा करने के लिए बैठा होता है, हर बंदा जिससे आप देख लें वो बहुत बड़ा एनालिस्ट है अपने आप में। क्या कहेंगे? फिजा, आपने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन देखिए पीछे मोहरिकात क्या हर वक्त बात क्या हो रही होती है कि अगर इमरान खान हट जाएगा तो हमारी जान छूट जाएगी। इनको ये एहसास नहीं है कि इमरान खान की पूरी पार्टी इमरान खान के साथ खड़ी है और इसमें एक एक शख्स इसमें बिलीव करता है कि एहतसाब होना चाहिए इस मुल्क में। हमारे लिहाज से देखिए, मैं अभी बैठे हुए तैमूर तालपुर साहब और आपके साथ एक माहिर कानून बैठे, जरा वो केसेस तो देखिए ना, जिसमें कभी जज बीमार हो जाता है, जज बीमार नहीं होता तो जो प्रोसिक्यूटर है वो बीमार हो जाता है, प्रोसिक्यूटर नहीं बीमार होता तो विटनेस बीमार हो जाते हैं, और विटनेस नहीं बीमार होता तो खुद जो डिफेंडेंट है उसका वजीर जो है, वकील जो है, वो बीमार हो जाता है, और केस चलते रहते 11 साल तक चलते, और उसके बाद कहते हैं कि जी सजा पूरी हो गई है इसलिए उसको बरी कर दिया जाए, जबकि हकीकत ये है उसकी असली सजा तो डिस्क्वालिफिकेशन है पॉलिटिक्स से, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करते। मैं समझता हूँ ये पूरा जो जुडिशियल निज़ाम है ये ओवरहॉल मांगता है, इससे कि जजेस का काम इंसाफ, जस्टिस मस्ट सीम टू बी डन। हम एज अ कंट्री
परेशान है लोग कि एक तरफ जब बात हो रही होती है तो लगता ये है कि ये तो क्लोज एंड शट केस है। जो लोग अगर पेपर ट्रेल नहीं दे सकते, जो अपना 7,800% प्रॉफिट ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो बरी होके चले जाते हैं। यहाँ ताकतवर हर कोई बच जाता है और बेचारा एक जेब कतरा जो होता है वो छोटी सी चोरी करता है, उसको सजा नहीं, उसको जेल में पड़े रहते हैं, उसका केस ही नहीं आता। ये कौन सा निजाम है? जुडिशरी को अपने क्यों होता है ना ये सिस्टम इतना वीक है? नकवी साहब देखें, इस सिस्टम की वीकनेस पे आप लोगों ने बड़े दावे किए थे कि हम इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम बेहतर करेंगे, इकदाम करेंगे। अब 2 साल बाद भी अगर पीटीआई भी यही बातें करती जाए तो फिर उम्मीद क्या रखी जाए? आप लोगों ने सिस्टम को सही करने का वादा किया था ना। लेजिस्लेशन लानी चाहिए जी इसको इम्प्रूव करने। ठीक, तो क्या उसके लिए 10 साल लगेंगे? 2-2 टेन्योर गुजारे जाएंगे? चलें तैमूर साहब आपकी तरफ मैं जी इट इज ऑन द एंड आएगी ये जो बहुत जल्द तैमूर तालपुर साहब रिफॉर्म्स की लेजिस्लेशन। ठीक है तालपुर साहब, बिलावल असेंबली में तकरीर करके चले जाते हैं और हुकूमती अरकान की बात तक नहीं सुनते हैं। अब इमरान खान साहब को मुनाजरे का चैलेंज करें तो क्या उसमें भी हम एक्सपेक्ट करें कि तकरीर सिर्फ बिलावल करेंगे और किसी की सुने बगैर चले जाएंगे? ये रवायत कहाँ से आई? ये रवायत लाए हैं इमरान खान साहब। अच्छा, अच्छी रवायत है। जो कोविड-19 का जब सेशन हुआ था उसमें भी उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि वो अपनी बात करने के बाद अपोजिशन। तो तैमूर साहब, आप इमरान खान साहब की रिवायतों पर अगर अमल करने पर आ गए तो फिर ये तो आप, इसका मतलब है आप लोग इमरान खान के फॉलोअर बनते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप तो खुद ट्रेंड सेट करें, आपने कहा अपने उनकी रिवायत को फॉलो किया। अल्हम्दुलिल्लाह, सिंध इज द ट्रेंड सेटर राइट नाउ। अभी आपने खुद ही तो बोला। जी चलें जी, प्लीज आप कंप्लीट करें जी। ये तो रवायत उन्होंने की ना, आपको बताया वो शुरू ही उन्होंने की है। जब मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था टू लिसन टू व्हाट द ऑपोजिशन हैज टू से, जब टाइम था आपको सलाह मशवरा लेना था सबसे, उस टाइम पर भी आपने बैठ के गवारा नहीं किया कि आप बात सुने, ना बिलावल भुट्टो साहब की, ना शरीफ साहिबान में से किसी की। तो ये तो दे वर द वंस हु इंट्रोड्यूस्ड दिस। और अभी सिस्टम क्या है वहाँ पे चल क्या रहा है असेंबली में, वही हाल है। आते हैं, पीपल्स पार्टी को गालियां देते हैं, उठ के चले जाते हैं। तो हमने तो अगर काम किया है तो सिंध सूबे ने किया ना। आपका कोविड-19 अभी चला है, द ओनली प्रोविंस विच पुल्ड इट आउट वाज सिंध प्रोविंस। अगर आज खान साहब हमारी बातों पे अमल करते, जो मुराद अली शाह साहब लॉकडाउन का इंसिस्ट करते जा रहे थे, उनकी बात पे अमल करते तो आज पाकिस्तान का ये हशर नहीं होता। जितने एक्टिव केसेस आज और जितनी डेथ हो रही हैं हमारे मुल्क में, तो सिंपली एंड सोली द फेडरल गवर्नमेंट एंड इमरान खान आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो ये उनको तो सारी बातें माननी पड़ेंगी। कौन सा काम है खान साहब ने कहा हो मैं करूंगा वो करके दिखाओ। जितनी बातें उन्होंने की उन सब का उलट करके दिखाया। नौकरियां कहाँ गई, घर कहाँ गए, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी थी कहाँ गई, वो जो अरबों रुपए जो है बाहर मुल्कों से लूटे हुए इनको वापस लाने थे वो कहाँ गया, पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ पे गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कहाँ पे पड़ी। दे हैव रूइंड द इकोनॉमी। जो बेड़ा गर्क कभी इस इकोनॉमी का नहीं हुआ किसी डिक्टेटर के भी दौर में, वो खान साहब ने आज हमें वहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो हम तो परेशान है कि वापस ये इकोनॉमी रिवाइव कैसे होगी। दिस इज टाइम जब इनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। दे शुड नाउ रियलाइज कि दे कैन नॉट डू इट। 2 साल मजाक पीरियड नहीं होता, 2 साल से ज्यादा इनकी हुकूमत को हो गया है। यानी कि तकरीबन ये अपना आधा टेनियर पूरा कर चुके हैं और उस आधे टेनियर में इस मुल्क को कहां पर आपने पहुंचा दिया है। और अगर खुदा ना खास्ता यही सिस्टम इनका चलता रहा 2 साल और, तो हम तैमूर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आप अपने 12 सालों को जस्टिफाई कर रहे थे इसी प्रोग्राम में, तो उनके तो सिर्फ 2 साल हैं। 2 साल और 12 सालों में कितना फर्क होता है। तो उनको अपना टेन्योर तो पूरा करने का मौका मिलना चाहिए ना। ये जो बार बार ये मुतालिबा किया जाता है मिड टर्म इंतखाबात का या इनके इस्तीफे का, आपको लगता है कि जमहूरी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही मुतालिबा है आप लोगों का? आपके ख्याल से अगर 2 साल और ये हुकूमत चली तो ये इकोनॉमी कैसे स्टेबलाइज होगी? और आपके पास ये भी इतना अमाउंट सर, ये बातें तो हर हुकूमत में सुनने को मिलती थी ना। नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, पीटीआई की हुकूमत हो, मुखालिफिन तो कभी भी खुश नहीं होते ना। जो अपोजिशन में होते हैं वो तो तनकीद करते हैं। किसी की हुकूमत में उनकी अपने ऑडिट, उनकी अपनी हुकूमत ने ऑडिट करके नहीं करके 270 बिलियन
करप्शन में और उस चीजों में चले गए। ये तो इन्होंने खुद रिपोर्ट की ना, हमने तो नहीं बनाई, पीपल्स पार्टी अपनी फेडरल गवर्नमेंट ने दी है। लेकिन वो इस बात का भी तो क्रेडिट लेते हैं ना तैमूर साहब के, वो रिपोर्ट्स भी तो पब्लिक करते हैं, वो इस बात का भी क्रेडिट लेते हैं कि चले हम एटलीस्ट बताते तो हैं कि हो क्या रहा है, हम छुपाते नहीं है, दबाते नहीं। मतलब कि आप कह रही हैं कि 270 बिलियन का जो घपला किया है वो सही किया उन्होंने, मतलब करके भी सही किया, बता के भी सही किया। घपला तो कभी भी सही नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो वो कहते हैं हम रिपोर्ट्स लेकर आते हैं मंजर आम पर, जाहिर बात है। हाँ, दूसरा सवाल ये कि जब रिपोर्ट्स मंजर आम पर होते, जो उसके अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना ये बहुत जरूरी है। सिर्फ रिपोर्ट का मंजर आम पर आना मेरे मुताबिक भी बहुत नाकाफी है, इनकम्प्लीट है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है फिरदौस शमीम नकवी साहब, तैमूर तालपुर साहब और सदीक जान। सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जज अरशद मलिक का जो वीडियो स्कैंडल है जो अब डिस्कस हो रहा है, मरियम नवाज साहिबा ने कहा था, आपको याद होगा कि जज को डरावने ख्वाब आ रहे थे इसलिए उन्होंने आकर सब सच बता दिया। अब आपको लगता है क्या ये इतना ही सादा दिखाई दे रहा है जितना कि मरियम साहिबा ने बताया था? ना तो मरियम साहिबा इतनी सादा हैं और ना ही जज साहब इतने सादा हैं। ये वही अरशद मलिक साहब हैं जो हुसैन नवाज को वहाँ पे जाके और मदीना शरीफ में मिल रहे थे। और आप अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमान क्यों जाते हैं हज के ऊपर या उम्रे के ऊपर, खाना काबा की ज़ियारत करने के लिए, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए, वहाँ पे अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए। लेकिन दाद दें, ये एजाज़ भी शरीफ खानदान के पास है कि ये वहाँ पर भी जज खरीद रहे हैं। वहाँ पे भी पहले यहाँ पे जज को जो है उसकी वीडियो खरीदी, उसकी गैर अखलाकी वीडियो खरीद कर उसको दिखाकर उसको ब्लैकमेल किया, फिर उसको सऊदी अरब में मिल रहे थे वहाँ पे। और फिर यहाँ पे आप देखें जब नवाज शरीफ साहब को 6 हफ्तों की जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है आप जो बताया कि बहुत बीमार हैं और छोटी बड़ी दर्जनों बीमारियां आपको, तो आपको 6 हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं, तो आप जाएं और अपना इलाज कराएं। लेकिन मियां साहब अस्पताल तो नहीं गए उस दौरान, लेकिन जाती उम्र में बैठ के उस वक्त भी जज अरशद मलिक को मिल रहे थे, उससे बात कर रहे थे, उसके साथ व्हीलिंग डीलिंग कर रहे थे। और अब मरियम साहिबा जो जिनका क्लैरिटी कोर्ट और वो सारे मामला किसको नहीं पता, अदालती फैसले इनके ऊपर मौजूद हैं, अब ये इस तवातुर के साथ झूठ बोल रहे हैं, हालांकि इनको पता है ये सादा नहीं है। ये जानबूझ के मीडिया के सामने ये बयानियां बना रहे हैं कि देखें जी आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है और बहुत बड़ी ये बमशेल है जो आज सामने आया है। ये बमशेल ये तो नहीं है, लेकिन बमशेल तो वो कतरी खाता जो इन्होंने जो सबूतों के ट्रक देने थे और जो जनाब स्पीकर है ये है वो जराए और वो सारी कुछ, और वो इन्होंने कतरी खा दे दिया था। देखें आखिर में मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, एजाज अफजल खान साहब ने पनामा के नजरसानी अपील के फैसले में एक बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि शरीफ खानदान और नवाज शरीफ को पता होना चाहिए कि आप ज्यादा वक्त के लिए कम लोगों को और कम वक्त के लिए ज्यादा लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए तमाम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आज की सूरत हाल पे भी मैं यही कहूंगा। ठीक है जी। नकवी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये आखिरी सवाल होगा क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म होने में कुछ 2 से 4 मिनट हैं, फिर मुझे तैमूर साहब की तरफ भी जाना है। एक सर्वे के मुताबिक नकवी साहब, नून लीग की मकबूलियत में इजाफा हुआ है जबकि PTI की मकबूलियत में आपने भी सुना होगा कि कमी हुई है। अब क्या सूरत हाल देखते हैं आगे आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि 5 सर्वे में से 1 सर्वे की ये हालत है, बाकी सब में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पॉपुलैरिटी इज इन अ ह्यूज परसेंटेज इन फेवर ऑफ इमरान खान। तो ये सर्वेस का बारे में जो है जो आप ओपिनियन रखना चाहें रखें, मुझे नहीं, लेकिन मैं तैमूर तालपुर साहब की समझ के ऊपर जो है दाद देता हूँ। एक तो 12 साल की परफॉर्मेंस बताई, अगर इनसे पूछें कि वफाक का बजट कितने का है, जरा इसका जवाब दे दें। 270 बिलियन आउट ऑफ अ बजट ऑफ 5.3 ट्रिलियन। ठीक है जी, ये और उसके ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठा कौन है? ऑपोजिशन जी। के अंदर 2 साल से तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं की थी 2 साल लेट थी ऑडिट रिपोर्ट, जो कि इनके पास पड़ी हुई थी, छुपाए बैठे हुए थे। ये अकाउंट एक्सपेंस रिपोर्ट नहीं देते वक्त के ऊपर, और फिर ये बातें करते बड़ी बड़ी। जरा इनसे पूछें कि आपकी रिपोर्ट में कितने पैसे हैं, बता दें जरा। खुद इनकी मिनिस्ट्री में कितने हैं ऑडिट के ऑब्जर्वेशन, वो बता दें। जीरो नहीं बता, जीरो। चलिए तैमूर साहब से जो मैं वो कह रहे जीरो। अच्छा जी, तैमूर साहब के लिए मेरे पास एक सवाल है जी। चलिए तैमूर साहब रिकॉर्ड ला के देखें, अगर एक रुपए हुई है आईटी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में तो रिकॉर्ड पे ले आए अभी सामने। भाई आप ऑडिट रिपोर्ट खोलें अभी ला के बात करें कि आपके कितने 20 साल के अंदर आपकी मिनिस्ट्री के अंदर 12 साल में कितनी ऑब्जर्वेशन एडजस्ट हुई है।
आपको बता रहा हूँ कि आप चेक करें, आपके पास पेपर्स पड़े होंगे, आप लीडर ऑफ ऑपरेशन है, 0 ऑब्जर्वेशन है आईटी डिपार्टमेंट में। तैमूर अच्छा तैमूर साहब, आपके लिए मेरे पास आखिरी सवाल है, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में आपने आज मुबारकबाद पेश की ये जज अरशद मलिक की बरतरफी पर नून लीग को, जब मैंने पूछा कि वो इतनी खुशी मना रहे हैं विक्टी, आपने कहा मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस प्रोग्राम के जरिए नून लीग को। अगर मिड टर्म इंतखाबात हो जाते हैं, अगर कह रही हूं, तो फिर एडवांस मुबारकबाद आप नून लीग को पेश करेंगे, इमरान खान साहब को पेश करेंगे, बिलावल साहब को पेश करेंगे? कितने कॉन्फिडेंट हैं? मैं किसी को भी पेश कर सकता हूँ मुबारकबाद, नून लीग को या चेयरमैन बिलावल साहब को, पर पीटीआई को नहीं। आप बात करती हैं 12 साल की पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस की। 12 साल की परफॉर्मेंस ये है कि हम हर इलेक्शन पहले से ज्यादा लीड से लेके आते हैं, यानी कि हम अवाम में मकबूल हैं। आज अभी आपकी जनरल इलेक्शन में तो बहुत टाइम है। चलिए सर, लास्ट में जानना चाहूंगी, मकबूलियत सिंध तक रहेगी या फिर आप वफाक में भी दोबारा अपनी मकबूलियत अपनी जगह बना सकेंगे? हमने पहले भी वफाक में गवर्नमेंट बनाई, हम इंशाल्लाह फिर से वफाक में गवर्नमेंट बनाएंगे। और मैं सिर्फ इतनी बात आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कोविड-19 सही हो जाए, बहुत जल्द जो है लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं। लोकल बॉडी इलेक्शंस में आपको पता चल जाएगा कि सिंध में क्या होगा पीटीआई के साथ, पंजाब में क्या होगा पीटीआई के साथ, केपीके में क्या होगा पंजाब के साथ पीटीआई के साथ, और बलूचिस्तान में क्या होगा। दे आर गोइंग टू मिजरेबली लूज। और इनकी सारा जो फ्यूचर का आप हम सोच रहे हैं कि इलेक्शन होगी उसमें क्या होगा, आप तो अभी लोकल बॉडी इलेक्शन इनकी अपनी गवर्नमेंट कराएगी ना। पंजाब में ये कराएंगे, सरहद में ये कराएंगे, बलूचिस्तान में ये कराएंगे। इनका सारा फ्यूचर पॉलिटिक्स का आपके सामने भी आ जाना है, क्योंकि लोग अब इनसे तंग आ चुके हैं। हमारे ठीक है सिद्दीक, आपसे लास्ट में जानना चाहूंगी, जो बात अब तैमूर तालपुर साहब कर रहे हैं, जो अपोजिशन वाले करते हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं नून लीग वाले भी करते हैं, ये आपको इनकी ख्वाहिश दिखाई देती है या आपको लगता है कि इसमें किसी ना किसी तरह की कोई हकीकत भी है, ये हो सकता है? लास्ट कॉमेंट सिद्दीक। आज नहीं है, लेकिन अभी लगता नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे आए हैं कि मामला मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आप इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।